नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से यानी कि 23 तारीख से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है शुरू होने जा रहा है। तो जिनका कल एग्ज़ाम होगा वो लोग आज ही निकलना शुरू कर देंगे अपने सेंटर के लिए। तो कल 23 तारीख है और 24 तारीख को पेपर है, किसी का 25 तारीख को है, फिर 30 और 31 तारीख को है। ठीक है, उन सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए मैं एक ही वीडियो में संपूर्ण हिंदी को फटाफट रिवीजन कराने वाला हूं। यानी कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वाच्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, विराम चिन्ह, समास, रस, छंद, अलंकार, भाषा और बोली, ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि बहुत ही कम समय में आपका फटाफट रिवीजन करने के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा गया है, क्रम संख्या लिखा गया है। हिंदी का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, उसका भेद या प्रकार, ठीक है, या उनकी संख्या यहाँ पर दे दी गई है और आगे उसका थोड़ा सा विस्तार दे दिया गया है। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, पहला टॉपिक ही का है इसको, तो पूछा गया है कि वर्ण की संख्या कितनी होती है, या पूछा जाएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। भेद से या प्रकार से या संख्या से आप लोग जानते हैं कि जरूर 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो वर्ण कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में बहुत हम डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि अगर अंडर डिटेल तक हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही देखेंगे। अब पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या टोटल आपकी 52 होती है। ठीक है, कौन कौन होती है? तो अ, आ, ई प्लस आपका क, ख, ग, ज्ञ तक, ये सबको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? आपका 52 हो जाएगा। अगर स्वर पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे आप? 11। कौन कौन है? तो अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके 11 होते हैं क्या? स्वर होते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है कि स्वरों के भेद अगर पूछा जाता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? अ, ई, उ और ई, ये आपके ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होती है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, ये आपके 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? ए, आए, ओ, औ। कभी कभी पूछ लेते कि ए किससे मिलकर बना है? तो अ प्लस ई से आपका ए बना है। अ किससे मिलकर बना है? तो अ प्लस ए से आपका आय बना है। ओ कैसे बना है? तो अ प्लस उ से ओ बना है और अ प्लस औ से आपका ओ से औ बना है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो जीव के आधार पर स्वर 3 होते हैं। कौन कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें अग्र स्वर कौन होता है? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए और री, ये आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर में केवल अ आता है, बाकी इन सबको छोड़ दिया जाए तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आपके किस में आ जाएगा? पश्च स्वर में आ जाएगा। इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था जब हिंदी पढ़ाए थे। तो आगे ओष्ठ के आधार पर आपके कितने होते हैं स्वर? तो ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 होते हैं। कौन? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिसको बोलने पर आपका ओठ जो गोलाकार हो जाए, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आपके वृत्तमुखी में हो जाएगा। अवृत्तमुखी में अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए और आई, ये आपके अवृत्तमुखी का अंतर आ जाएगा। पूछा जाता है कि मुख के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो मुख के आधार पर स्वर 4 होते हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। और अर्ध समृद्ध में ए और ओ आता है। विवृत में कौन सा आएगा? तो आ जाएगा। अर्ध विवृत में अ, आए और औ, ये आ जाएगा आपका अर्ध विपरीत में। ओके, चलिए अयोग वाह की संख्या पूछा जाता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? तो आपके 2 होते हैं। कौन कौन? अंग और अह, यही आपके अयोग वाह होते हैं, अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अच्छा, इसी को ही अयोग वाह को यानी कि ये जो अंग और अह है इन्हीं को नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। क्या? नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। चलिए अगला है टॉपिक 12 नंबर के व्यंजन। व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है कि व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। क ख ग घ लेकर यहाँ से कहाँ तक?
आपके ह, ठीक है। तो ये आपके व्यंजनों की संख्या होती है 33। कौन कौन होती है हमने पूरा डिटेल जब वर्णमाला पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, ठीक है। यहाँ पर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगर एक एक चीज़ बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल फास्ट इसको रिवीजन करा रहे हैं। चलिए, व्यंजन का अगर भेद पूछा जाता है तो 3 बताएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसी 25 को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसी को उदित व्यंजन भी कहा, यानी कि स्पर्श व्यंजन को 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 25 होती है, चाहे स्पर्श व्यंजन पूछ ले या वर्गीय व्यंजन पूछे या उदित व्यंजन पूछे, ये तीनों का मतलब एक है, जिनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। 5 वर्गों में तोड़ा गया है, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सब में 5-5 होता है, तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सबको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आगे है अंतस्थ व्यंजनों। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? य, र, ल और व। य, र, ल, व होते हैं, जिसमें य और वो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या इसी को संघर्षहीन भी कहा जाता है। किसको? य और व को। र को लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है, ठीक है। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है र को, और ल को पार्श्विक कहा जाता है। ओके, चलिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो 4 संख्या इनकी होती है। कौन कौन? स, स और ह, यानी कि तीनों स और ये ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ह जो होता है, ह को काकल्य भी कहा जाता है। क्या? काकल्य भी कहा जाता है ह को। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि अच्छा जो है ये किससे बना है? जो कच्छा है वो किससे बना है? तो क हलंत प्लस ये मूर्धन्य स से बना है। अच्छा, त्र किससे बना हुआ है? त्र तो त प्लस हलंत त प्लस र से। ज्ञ किससे बना है? तो ज हलंत प्लस य से आपका बना है ज्ञ। और स्र किससे बना है? तो स ये तलाव्य स ह हलंत प्लस र से क्या बना है? आपका स्र बना है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए, द्विगुण व्यंजन या उसी को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन? तो देखिए, जो ये बिंदी नीचे आता है ड और ढ के नीचे, इसी को हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी का एक और नाम है ताड़न जात बिंदु। ये जो नीचे लगा रहता है इसको ताड़न जात बिंदु भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे है अघोष। अघोष पूछा जाए कि अघोष की संख्या कितनी होती है? तो 13 इसकी संख्या होती है। कौन कौन से? तो हर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और प्लस तीनों स, ये वाला तीनों स, ठीक है, ये तीनों स। जैसे देखिए, क ख प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, फिर च छ, ट थ, ट ठ, त थ, प फ, ये हो गया। और बाकी ये तीनों सत, ये आपके अघोष में होते हैं। ओके, वहीं अगर घोष देखा जाए, घोष या इसी को सघोष कहेंगे, तो इसकी संख्या 31 होती है। जैसे इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर इसी में अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, प्लस टोटल इसमें स्वर आ जाते हैं, प्लस ह भी आ जाता है। तो सबको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब क्या है? जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये हो गया, ये वर्ग हो गया। क वर्ग हो गया, तो ग वर्ग में देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इसमें बोला गया कि जो घोष होगा इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, यही है कि ग, घ और अंग। इसी तरीके से च वर्ग में जाएंगे, च, छ, ज, झ, इ, तो क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, इ हो जाएगा, ठीक है। उसी को लिया गया यहाँ पर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन? य, र, ल, व और यहाँ पर ह आ जाएगा इसमें। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि 135, 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग, यानी कि क, ग और अंग। देखिए यहाँ पर दिया गया होगा अल्प प्राण में। यहाँ पर देखिए क दिया गया है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला ले लिया गया यहाँ पर एक तरफ से, ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा ले लिया गया है, फिर पांचवा ले लिया गया, इस तरीके से ले लिया गया। फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इसको ले लिया गया है। ओके, महाप्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये आ जाते हैं महाप्राण में, ठीक है। चलिए आगे, अघोष अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। क, च, ट, त, प, ये आपके होते हैं अघोष अल्प प्राण। के अघोष भी होगा, इसमें अल्प प्राण भी होगा। फिर अघोष महाप्राण में कितना होगा? 8 होगा। कौन कौन से होगा? तो ये होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीनों स आपके होता है इसमें अघोष महाप्राण में। ओके, सघोष अल्प प्राणों की संख्या 14 होती है, सघोष महाप्राणों की संख्या 6 होती है। ओके, चलिए, तो अब ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं शब्द पर। शब्द पर आगे हम लोग पूछा जाता है कि
शब्द जो है बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, क्या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इसमें क्या होता है, रूढ़ शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि कलम, घर, नगर, ये सब हो गया रूढ़ शब्द में। ओके, यौगिक शब्द में, यौगिक में लगा रहा है कि यानी कि योग से कर कर बनेगा, यानी कि इसको तोड़कर बनाया गया। जैसे सामाजिक है, पंचवर्षीय है, राजपुत्र है। एक चीज़ और है, इसमें देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द में और यौगिक शब्द में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है, लड़के इसमें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आता है अधिकतर इसमें संधि का और ये समास का प्रयोग इसमें किया जाता है, किसमें? यौगिक वाला में। ठीक है, लेकिन योग रूढ़ शब्द में भी होता है, इसमें समास का होता है, लेकिन इसमें समास में जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास, उसका प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है योग रूढ़ शब्द में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ओके, तत्सम शब्द जैसे कि आम हो गया, कदली हो गया, जैसे आम का तद्भव का आम हो जाएगा, कदली का केला होता है। देशज में जैसे कि खिड़की हो गया, लोटा हो गया। विदेशज में लालटेन, चीनी, अलमारी, ये सब हो जाएगा। संकर शब्द में दो भाषाओं से मिलकर बनता है, छायादार, रेलगाड़ी, सीलबंद, ये सब संकर शब्द कहलाते हैं। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा तेज़ी में फास्ट वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि फास्ट नहीं देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एक ही चीज़ हमने पहले ही हिंदी पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं, ये केवल रिवीजन के तौर पर हम इसको करा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 होते हैं। कितने? कौन कौन? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द और विभिन्नार्थी शब्द, ये आपके 4 होते हैं। कभी कभी आपको अगर 4 विकल्प नहीं दिया रहेगा तो 5 दिया रहेगा, जिसमें आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी दे दिया जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 होते हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी शब्द। ओके, अब पूछा था कि विकारी कितने होते हैं, तो विकारी शब्द आपके 4 होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके 4 विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, इसी को अव्यय भी कहा जाता है, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ओके, चलिए लिंग पर हम आते हैं। लिंग पूछा जाता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके, तो स्त्रीलिंग जैसे गाय हो गया, रचना हो गया, दया हो गया, कवित्री, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में जैसे लड़का, दही, पानी, कवि। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है दही। दही देखने में लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन होता है क्या? पुल्लिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यहाँ पर वह होना चाहिए, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे शिक्षक हो गया, प्रत्येक हो गया, जनता हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक वचन में जो प्रत्येक है जानता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक वचन है कि बहुवचन, और बहुवचन में आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, ये अपवाद में चलते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। इसका विभक्ति पूछा जाता है तो कर्ता का विभक्ति ने होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध काकी के, रारे री, अधिकरण में, पे, पर, ऊपर, और संबोधन हे, रे, अरे, ये सब होता है इसका विभक्ति। ओके, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग संज्ञा पर। संज्ञा का भेद पूछा जाता है कि संज्ञा के रचना के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक जो दुनिया में एक से ज़्यादा हो उसको जातिवाचक कहते हैं। समूहवाचक में समूहता की बोध होगी, भाववाचक में भाव का बोध होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर संज्ञा का पूछा था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये आपके होते हैं। कौन से? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक जो दुनिया में अकेला हो वो जातिवाचक, जो दुनिया में अकेला न हो वो जो दुनिया में अकेला होगा वो व्यक्तिवाचक, जो दुनिया में अकेला नहीं होगा जिसके जैसा और होगा वो जातिवाचक, जहाँ समूहता की बात होगी समूहवाचक, जहाँ भाव की बात होगी भाववाचक, और जहाँ द्रव्य की बात होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। ओके, चलिए सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत देख लीजिएगा क्या आता है। अच्छा, इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। कौन कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में कौन कराएगा? मैं, हम, हमने, मैंने, ये सब उत्तम पुरुष। मध्यम में तुम, आप, आपको, ये सब आ जाएगा। अन्य पुरुष में यह, वह, वो, उन, होने, उनको, ये सब किस में आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा उसका हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब विशेषण, विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये आपके चार विशेषण के भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गणना बोधक, दूसरा क्रम बोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा है समुदाय बोधक और पांचवा है आपका प्रत्येक बोधक। ये आपके 5 संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। ओके, चलिए अगला कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक जैसे कि 2 किलो आम, 4 मीटर कपड़ा, 1.25 सेर चावल, ये सब क्या है? निश्चित है। अनिश्चित है जैसे कि किंचित हो गया, जरा हो गया, जरा सा, थोड़ा, अधिक, बहुत, तनिक, ये सब क्या है? अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? मौलिक सार्वनामिक और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में क्या हो गया? जैसे कि यह घर मेरा है, ओके। और यौगिक सार्वनामिक में ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक में। अब आ गए हैं हम लोग वाच्य पर। वाच्य कितने? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, भाववाच्य में नहीं का प्रयोग भी अधिकतर देखने को मिलता है। ओके, चलिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये आपके 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं। कौन कौन? कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक और विरोधवाचक, सहचरवाचक और संग्रहवाचक। ये आपके संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के 2 आपके भेद होते हैं। कौन कौन? समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये आपके 2 होते हैं। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के 7 भेद होते हैं। हर्ष बोधक, सुख बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक और संबोधन बोधक। ये आपके 7 आपके होते हैं विस्मयादि बोधक के भेद। अब हम लोग निपात देख लेते हैं। निपात का अगर भेद पूछा जाता है तो निपात के 9 भेद होते हैं। कौन कौन? सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि, बल प्रदायक, तुलना बोधक और अवधारणा बोधक, उसको से उदार बोधक, आदर बोधक। ये आपके निपात होते हैं 9 होते हैं इसके भेद। अब हम लोग पहुंच गए हैं समास पर। समास देख लेते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके होते हैं कौन से? अच्छा, इसमें पूछा जाता है समास में 6 भेद होते हैं। इसमें पूछा जाता है कौन सा पद प्रधान होता है, तो समझिएगा देखिए बहुव्रीहि समास होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद होता है। क्या? दोनों पद इसमें प्रधान होता है। अविभाव में क्या होता है कि प्रथम पद होता है, और बाकी ये तीनों में आपके उत्तर पद, उत्तम, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये तीनों में आपके उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं संधि। संधि के कितने भेद? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? संधि के 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें भी जो स्वर संधि है उसके 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि। दीर्घ संधि में क्या आता है? आ, बड़ी, ई, बड़ा, ऊ, ये आता है। गुण संधि में ए और ओ आएगा। वृद्धि संधि में आए, औ आ जाएगा। यण संधि में य, व के पहले अर्ध व्यंजन रहेगा जरूर, आधा। आयात संधि में य और व जो होगा ये बीच में होता है। किसमें? बीच में होता है। ओके, चलिए स्वर संधि हो गया। अब हम लोग देखते हैं वाक्य। वाक्य अर्थ के आधार पर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ओके, चलिए आगे है वाक्य। रचना के आधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ओके, सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय भी रहता है। संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा?
कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा वाक्य, तो दो वाक्य दिया रहेगा, उसमें बीच में क्या क्या दिया रहेगा, और, एवं, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, पर, ये जरूर दिया रहेगा। इसी से वाक्यों को जुड़ता है संयुक्त में। ओके, मिश्रित वाक्य में बीच में क्या देखने को मिलेगा, कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, तो, ये सब अब किसमें, मिश्रित वाक्य के बीच में देखने को मिलेगा। ओके, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने, 3 भेद होते हैं। आगे काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। ये तो आपके 3 होते हैं। पूछ लेता कि वर्तमान काल के कितने भेद, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, और आपका 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। अच्छा, तत्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान काल के कितने भेद, 5 भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ये आपके किसमें, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। से हेतु वाला बहुत ही शर्त वाला होता है, ये बहुत ही पूछा जाता है। जैसे कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, शर्त है ना कि तुम पढ़ोगे तब क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। संभाव्य में क्या होगा, शायद, संभव, लगता ही आएगा। ओके, चलिए रस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। रस के पूछा जाता है कितने भेद होते हैं, तो रस के आपके 9 भेद होते हैं। कौन कौन, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र, विष, हास्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य और भक्ति। देखिए यहाँ पर देखेंगे 9 तक होगा, इसको 2 को और जोड़ दिया गया है, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ तो हो रहा है। 10 11 यहाँ पर 2 और, इसके बाद 2 और, यानी कहीं 13 कहीं 11 देखने को मिलेगा, जोड़ दिया गया है नया। लेकिन अगर अभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि रस के कितने भेद होते हैं, तो 9 ही भेद बताएंगे। ओके, हाँ, अगर भरत मुनि के अनुसार अगर पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं, तो 8 ही भेद लगाइएगा। ओके, चलिए, जब 9 भेद हो गया तो 9 को अस्थायी भाव भी होगा। जैसे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव का होगा, रति होगा, करुण रस का शोक होगा, अद्भुत के विस्मय होगा या आश्चर्य होगा, रौद्र का क्रोध होगा, वीर का उत्साह होगा, हास्य का हास्य होगा, भयानक का भय होगा, विभत्स का जुगुप्सा होगा या घृणा, शांत का निर्वेद होता है, वात्सल्य का स्नेह या वात्सल्य रति होगा, भक्ति का अनुराग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों और अस्थायी भाव की संख्या कितनी, 8 मानी जाती है। यानी कि भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस होते हैं, वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। ठीक है, अब रस के अंग पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। ओके, यहाँ पर भी भरत मुनि के अनुसार 3 माना गया है, यानी कि उसको अस्थायी भाव को नहीं मानते हैं रस के अंग। तो लेकिन आपसे पूछा जाता है कि रस के अंग तो 4 ही लगाएंगे, भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तब कितना लगाएंगे आप, 3 लगाएंगे। आगे है विभाव के कितने भेद, तो 2 भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, फिर आलंबन विभाव भी 2 प्रकार, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये भी 2 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनुभावों की संख्या पूछी जाती है कि अनुभाव कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है, 4 होते हैं। यहाँ पर भी अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता है तो 3 ही बताएंगे, इसमें आहार्य को नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। कौन कौन, स्तंभ, कंपन, स्वर, भंग, वैवर्य, अश्रु, प्रलय, स्वेद, रोमांच, जिसको जुम्भा कहा जाता है। ठीक है, संचारी भाव। तो ये आपके 8 भेद होते हैं किसके, सात्विक अनुभाव के। और संचारी भाव की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संचारी भाव की संख्या पूछी जाती है तो 33 यानी कि 33 होती है संचारी भाव की संख्या। कौन कौन होता है, यहाँ पर दिया गया है, हर्ष, विषाद, भय जिसको त्रास कहा जाता है, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, मोह, गर्व, उत्सुकता, अमर्ष, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार, व्याधि और अहिता। ये सब कितने, 33 आपके संचारी भाव की संख्या होती है। आगे अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है तो अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या होगा, कौन कौन आता है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और विवक्षा अलंकार। ये आपके आते हैं किसमें, शब्द अलंकार में। अर्थालंकार में क्या आएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, विभावना। इनका फिक्स नहीं होता है संख्या, लेकिन ये आपके जानते रहेगा। अगर पूछ लिया जाता है कि शब्द अलंकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अलंकार आएगा, तो इसमें से जरूर दिया रहेगा अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति और विवक्षा। ओके, चलिए
आगे देख लेते हैं छंद। छंद के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। 3 हो गया। अब यहाँ से मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में कौन कौन आएगा? जैसे कि अहिर हो गया, तोमर हो गया, चौपई हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया, वीर हो गया अल्लाह, सार हो गया, सरसी हो गया, राधिका और पीयूष वर्षा। इसमें आप लोग जानते रहेंगे, जैसे पूछ लिया जाएगा कि चौपाई में कितना मात्रा? तो 15 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा, हरि गीतिका में 28 मात्रा, वीर या अल्लाह में 31 मात्रा, सार में 28 मात्रा, सरसी में 27, राधिका में 22 और पीयूष वर्ष में कितना? 19। उसी तरह से अर्ध सममात्रिक में जैसे दोहा आ गया, सोरठा हो गया, बरवे हो गया, उलाला हो गया। पूछा जाए कि दोहा में कितनी पर यत्ती होता है? तो 13 और 11 पर दोहा में होता है, ठीक है। और सोरठा में 11 और 13 पर आपका यत्ती होता है, ओके। और बरवे में 12 और 7 पर होता है, उलाला में 15 और 13 पर होता है। वहीं विषम मात्रिक छंद में देख लेंगे तो जैसे कुंडलिया हो गया और छप्पे हो गए, 2 ही आता है कुंडलिया। तो कुंडलिया जो है वो दोहा प्लस रोला से मिलकर बनती है, ओके। और छप्पे जो होता है ये रोला प्लस उला से। अच्छा, कुंडलिया पहचाने का एक और तरीका बहुत आसान है कि जहाँ ये जैसे शुरू होगा, जैसे राम से शुरू होता है तो अंत भी किससे होगा? राम ही से होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए हुए हैं। तो कुंडलिया पहचानने का अच्छा ये एग्जाम्पल है। तो समझिएगा, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी है और छप्पे रोला प्लस उलाला से मिलकर बना हुआ है, ओके। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में कौन कौन आएगा? जैसे कि आपका प्रमाणिका है, इसमें 11 वर्ण होता है और 8 वर्ण होता है और 11 वर्ण किसमें किसमें होगा? तो स्वागता में, भुजंगी में, शालिनी में, इंद्रवर्जा में, दोधक में, उपेंद्र वर्जा, इसमें कितना 11 वर्ण आएगा, ओके। 12 वर्ण किसमें आएगा? तो 12 वर्ण आएगा वंशस्थ में, भुजंग प्रयात में, द्रुत विलंबित में और तोटक में, इसमें 12 वर्ण आएगा। 14 वर्ण वाला में वसंत तिलिका में आएगा। मालिनी में 15 वर्ण होता है। पंचाचमर में 16 वर्ण होता है, जिसमें चंचला में भी। मंदरा कांता में, शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं। शार्दुल में कितना? 19 वर्ण होते थे। इसको आप लोग देखते रहिए। सवैया पूछा जाता है तो 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया में। घनाक्षरी में कितना? 31 वर्ण होता है, ठीक है। रूप घनाक्षरी में 32 होगा। देव घनाक्षरी में 33 होगा। कवित या मनहरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं अब। अच्छा, गणों की संख्या पूछी जाती है। या माता रजभान सलगा, तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आप लोग इसको रखे रहिएगा, ओके। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय 2 के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ओके। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? तो धातु और क्रिया के पीछे लगता है, धातु और क्रिया के पीछे लगता है। और तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि धातु और क्रिया को छोड़कर लगता है, ओके। चलिए अब होगा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 होती है। जैसे कुछ विराम चिन्ह आपको बता देते हैं, याद रखिए। जैसे कि ये आपका है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम हो गया। ये आपका अर्ध विराम हो गया। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। आप लोग जानते हैं ये उद्धरण चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह हो गया। ये योजक चिन्ह हो गया। उसके बाद से देखिए ये आपका ये उप विराम हो गया, ठीक है। और तो ये समाप्ति सूचक हो जाता है, ये समाप्ति सूचक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा 20 है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं भाषा। भारत में भाषा परिवार। तो अगर देखा जाए तो भारत में भाषा परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। किसने? 4 भागों में बांटा गया जी। भारत में भाषा परिवार को 4 भागों में। कौन कौन? भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो भारोपीय परिवार में क्या कहेगा? हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती और पंजाबी। ये किस में आएगा? भारोपीय में आएगा, भारोपीय परिवार में। और द्रविड़ में कौन आएगा? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये आपका द्रविड़ में आ जाएगा। और ऑस्ट्रिक में कौन आएगा? मुंडारी, खड़िया, ये सब किस में? ऑस्ट्रिक में। चीनी तिब्बती में मणिपुरी, खासी और दफला, ये किसमें? चीनी तिब्बती में आ जाएगा, ओके। अच्छा, हिंदी की उपभाषाएं पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये आपके 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब पूर्वी हिंदी को तो पहले जानिए कि अर्धमागधी भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 3। इसको 3 होती है। पूर्वी हिंदी में 3 आते हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC, इसको याद रखिएगा। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी या अर्धमागधी में कौन आएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अच्छा, पश्चिमी हिंदी को सौर सेनी भी कहा जाता है। सौर सेनी
अपभ्रंश कहा जाता है। इसकी संख्या 5। कौन कौन? तो इसमें कितना आता है? तो 5। ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब हम लोग बिहारी हिंदी, ये इसका अपभ्रंश पूछा है तो मागधी अपभ्रंश है। इसमें 3 है। कौन कौन? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। अच्छा, राजस्थानी हिंदी में इसका सौर अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, यानी कि राजस्थानी हिंदी को सौर अपभ्रंश कहा जाता है। इसमें 4 आते हैं। कौन कौन? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, इसमें 4 आपके आते हैं। ओके, राजस्थानी में। अब पहाड़ी हिंदी में ये खस इसका अपभ्रंश है। पूछा जाता है कि पहाड़ी हिंदी का किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो खस अपभ्रंश के अंतर्गत। इसमें 3 है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये आपके पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत है। ओके, चलिए अब हिंदी साहित्य का इतिहास देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। किसमें? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो 4 भागों में हिंदी साहित्य को इतिहास को बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में, किसमें? 6 भागों में बांटा गया, जैसे कि रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, इसको याद रखें। भक्ति काल को 2 भागों में, भक्ति काल को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब यहाँ पर सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णश्रयी शाखा। और निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब रीति काल को 3 भागों में, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है रीति काल को भी। और आधुनिक काल का संख्या निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन आधुनिक काल के अंतर्गत देख लीजिए, यहाँ पर आपका 4 है। कौन कौन से है? तो आपका आधुनिक गद्य या गद्य काल और पुनर्जागरण काल या इसी को भारतेंदु युग। फिर आप इसके अंतर देखिए, छाया जागरण काल हो जाएगा या द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, सठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सब इसके अंतर्गत आए, आधुनिक काल के अंतर्गत ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का हिंदी का जो मैराथन क्लास था यहाँ तक समाप्त हो गया। हम लोग थोड़ा सा बहुत फास्ट किए हैं, लेकिन फास्ट करने का रीज़न ये था कि अगर स्लो करते तो वीडियो लंबी हो जाती, तो ज़्यादा रिवीजन आप लोग नहीं कर पाते, छोड़ देते बीच में, इसीलिए हमने फास्ट इसका रिवीजन करा दिया है। और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिला ही होगा। इस वीडियो को एक बार अंत तक आप लोग देखे होंगे तब। ठीक है, बाकी चलिए नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को बहुत ज़्यादा दिन से देख रहे हैं लेकिन अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी अपने मित्रों के यहाँ भेजिए। और हमारी तरफ से जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ही आएंगे। हमें पूरा आशा है और विश्वास भी है कि इस बार आप लोग वर्दी जरूर पहनेंगे। धन्यवाद।